हेलो और स्वागत है आप सभी का साउंड बाइट्स इंडिया चैनल के इस नए एक्सप्लेनर में। एक इंटरनेशनल रिलेशंस प्रोफेसर होने के नाते मैं आज आपको एक ऐसी डीप डाइव पर ले चलने के लिए बेहद एक्साइटेड हूं जो बिल्कुल निष्पक्ष है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टेक्टोनिक शिफ्ट की जो वेस्टर्न डोमिनेटेड ग्लोबल ऑर्डर को पूरी तरह से हिला रहा है। मेरा मतलब है ब्रिक्स से ब्रिक्स प्लस तक का ये बड़ा सफर। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा सिलेबस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाला है। हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे जिसमें एस्टैब्लिश G7 फ्रेमवर्क को इमर्जिंग ब्रिक्स प्लस के सामने रखकर इन 6 मुख्य आयामों पर मापेंगे, जिसमें इसकी एवोल्यूशन, इकोनॉमिक डायनामिक्स, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, डी-डॉलराइजेशन, नए मीना मेंबर्स और एक मल्टीपोलर ऑर्डर की तरफ बढ़ते कदम शामिल हैं। तो चलिए अपने पहले सेक्शन यानी द इवोल्यूशन ऑफ ब्रिक्स से शुरुआत करते हैं। एक ऐसी कहानी जहां एक टर्म जो सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए बनी थी वो एक मेजर जियोपॉलिटिकल फोर्स बन गई। ये टाइमलाइन सच में काफी फैसिनेटिंग है। जरा सोचिए, साल 2001 में गोल्डमैन सैक्स ने सिर्फ एक आर्थिक कॉन्सेप्ट के तौर पर ब्रिक वर्ड कॉइन किया था। किसको पता था कि 2009 आते आते ये एक फॉर्मल डिप्लोमेटिक फोरम बन जाएगा। फिर 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का आना और अब 2024 में एक मैसिव एक्सपेंशन जिसमें मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के देश जुड़ गए, जिसे अब हम ब्रिक्स प्लस कहते हैं। ये एक लंबा और शानदार सफर रहा है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, जहां हम चेंजिंग इकोनॉमिक पावर डायनामिक्स पर नजर डालेंगे। आइए सीधे मैक्रो इकोनॉमिक डेटा को देखते हैं, क्योंकि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। अब यहाँ जो डेटा है ना वो सच में आंखें खोलने वाला है। डेमोग्राफिक्स और रिसोर्स सॉवरेनिटी का फर्क देखिए। एक तरफ ब्रिक्स प्लस है जो दुनिया के लगभग 80% ऑयल रिजर्व्स को कंट्रोल करता है और ग्लोबल पॉपुलेशन के लगभग आधे हिस्से यानी 45% को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी तरफ हमारा एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर यानी G7 जिनकी आबादी सिर्फ 10% है और वो मुख्यतः रूप से रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं। एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रास्ट है यहाँ। और अगर हम भविष्य की तरफ सोचें तो IMF के इन प्रोजेक्शन से एक सबसे क्रूशियल पॉइंट निकल कर आता है। आर्थिक शक्ति का सेंटर असल में शिफ्ट हो रहा है। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से ब्रिक्स का ग्लोबल GDP शेयर 2028 तक 31% के पार चला जाएगा, जो कि आधिकारिक रूप से G7 को पीछे छोड़ देगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस आर्थिक वजन को समझने के बाद हम अपने तीसरे सेक्शन पर बढ़ते हैं, रीवायरिंग द फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। आखिर ब्रिक्स प्लस खुद को ट्रेडिशनल वेस्टर्न ढांचों के बाहर कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहा है। अगर हम इन दोनों को आमने सामने रखकर कंपेयर करें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ग्लोबल साउथ न्यू डेवलपमेंट बैंक या NDB को IMF जैसी वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले एक बेहद अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव मानता है। क्यों? क्योंकि IMF के साथ अक्सर सख्त पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस जुड़ी होती हैं, जबकि NDB एक नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड अप्रोच अपनाता है। यानी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैपिटल तो मिलेगा, लेकिन आपकी डोमेस्टिक पॉलिसीज में कोई दखलंदाजी नहीं होगी। लेकिन बात सिर्फ NDB तक सीमित नहीं है। इस ब्लॉक ने एक तरह का पैरेलल फाइनेंशियल यूनिवर्स ही खड़ा कर दिया है। इन्होंने लगभग 60 इंट्रा ग्रुप इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, जिसमें कंटेंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट और ब्रिक्स पे शामिल हैं। इनका मेन लॉजिक यही है कि एक ऐसी लिक्विडिटी सेफ्टी नेट बनाई जाए जो पश्चिमी देशों के डिक्टेट्स के बिना पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होकर काम करे। और यही चीज हमें हमारे चौथे सेक्शन तक ले आती है, डे-डॉलराइजेशन एंड ग्लोबल ट्रेड। ये शायद इस ग्रुप का सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रेटेजिक डिफेंस मैकेनिज्म है। देखिए, एक सिंगल ब्रिक्स करेंसी बनाना आसान नहीं है। ये काफी कॉम्प्लेक्स काम है, लेकिन US डॉलर पर निर्भरता कम करने की प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। पहला स्टेप लोकल करेंसीज जैसे रुपी, युआन और दिरहम में ट्रेड को बढ़ावा देना, ताकि स्विफ्ट और सैंक्शन से बचा जा सके। दूसरा, NDB का यूज करके लोकल करेंसीज में लोन्स इशू करना। और तीसरा, नए ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स डेवलप करना, जैसे रशिया और ईरान के पेमेंट सिस्टम्स को आपस में लिंक करना। और ये आंकड़ा आज के करंट रियलिटी को ब्रिलियंटली दर्शाता है, 47%। एक एस्टिमेट के मुताबिक इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड का लगभग 47% हिस्सा अब चाइनीज रेनमिनबी में सेटल हो रहा है। ये क्लियरली दिखाता है कि लोकल करेंसी ट्रेड कितना सक्सेसफुल हो रहा है। और हाँ, ग्रुप के अंदर चाइना की इकोनॉमिक डोमिनेंस और उसका प्रभाव कितना ज्यादा है। चलिए अब 5वें सेक्शन की तरफ चलते हैं, मीना एक्सपेंशन एंड इंटरनल बैलेंसेस।
2024 की इस मैसिव एक्सपेंशन ने इस ब्लॉक का ज्योग्राफी पूरी तरह से बदल दिया है। अब यहाँ एक बेहद डीप एनालिटिकल सवाल उठता है, क्या हिस्टोरिकल राइवल्स को एक साथ लाने से इस ब्लॉक का ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ता है या फिर आपसी मतभेदों की वजह से काम करने की क्षमता ठप पड़ जाएगी? क्योंकि देखिए, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान और इजिप्ट को जोड़ने से क्रिटिकल एनर्जी कॉरिडोर्स तो सिक्योर हो गए, जो कि एक मेजर विन है, लेकिन इसने रीजनल प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स को भी इस संगठन में ला खड़ा किया है, जहां हर बड़ा फैसला आपसी सहमति या यूनानिमस अग्रीमेंट से ही होता है। अटलांटिक काउंसिल ने इस पर एक बहुत सही ऑब्जर्वेशन दिया है। सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देशों के लिए ब्रिक्स ज्वाइन करना दरअसल एक ओपन जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है। वो एक मैसेज दे रहे हैं कि वो अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को सिर्फ अमेरिका या चाइना तक लिमिटेड नहीं रखेंगे, बल्कि डाइवर्सिफाई करेंगे। मतलब वो वेस्ट और ईस्ट दोनों के साथ एक ही वक्त पर कोऑपरेट करेंगे। और अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, टुवर्ड्स अ मल्टीपोलर ऑर्डर। तो आखिर दुनिया को इस नए एक्सपैंड हुए अलायंस को किस तरह इंटरप्रेट करना चाहिए? यहाँ हमारे पास दो बिल्कुल अलग एनालिटिकल लेंसेज हैं। कुछ वेस्टर्न पॉलिसी मेकर्स का मानना है कि ब्रिक्स प्लस एक बिखरा हुआ ग्रुप है, जिसका मेन एजेंडा सिर्फ चाइना द्वारा डोमिनेट किया जाना और वेस्ट का विरोध करना है। लेकिन अगर हम डेवलपिंग वर्ल्ड के नज़रिए से देखें तो वो इसे एक ऐसे ज़रूरी कोएलिशन के रूप में देखते हैं जो ग्लोबल सिस्टम में फेयरनेस और इकोनॉमिक ऑटोनॉमी लाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और सच कहूं तो इंडिपेंडेंट एकेडमिक एनालिसिस भी इसी दूसरे व्यू को सपोर्ट करता है। 2023 की इस टफ्ट्स यूनिवर्सिटी स्टडी के अनुसार असलियत किसी पश्चिम के खिलाफ प्रतीकात्मक युद्ध से ज्यादा इन देशों के आपसी विकास और रिस्क मैनेजमेंट से जुड़ी हैं। उनका मुख्य उद्देश्य बस एक ऐसी मल्टीपोलर दुनिया बनाना है जहां किसी एक शक्ति या सिंगल पावर का दबदबा ना हो। हम आज के इस एक्सप्लेनर को हमारे ग्लोबल आर्किटेक्चर के भविष्य पर उठने वाले इस प्रोवोकेटिव थॉट के साथ यहीं समाप्त करेंगे। जैसे जैसे दुनिया का आर्थिक सेंटर पूर्व की तरफ मुड़ रहा है, तो क्या हमारी एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस पावर शेयर करने के लिए खुद को बदलेंगी, या फिर 21वीं सदी एक हमेशा के लिए बटी हुई पैरेलल दुनिया देखेगी? आप इस बारे में ज़रूर सोचिए। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारी दुनिया को आकार देने वाली ऐसी ही ताकतों के बारे में और जानने के लिए साउंड बाइट इंडिया यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।